युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 19। मन्नत ने मीरा जी को कॉल करके सब बता दी। उसे कैसे अर्जेंट दिल्ली जाना पड़ रहा है ताकि वह युग को बता दे, नहीं तो युग कोई बखेड़ा न खड़ा कर देगा। अगर मन्नत खुद युग को बताएगी तो युग उसे दिल्ली क्या मेंशन से बाहर न जाने दे। इसलिए उसने मीरा जी को कहने के लिए कहा, क्योंकि वह अपनी माँ की बातों पर नाराज़ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन चुप बैठेगा। मीरा जी को भी अच्छा नहीं लगा कि मन्नत दिल्ली गई, वह भी अकेले। फिर भी वह न चाहते हुए भी हाँ कह दी और बोली, अपना ख्याल रखना ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मन्नत के साथ जो अभी अभी हादसा हुआ था उससे मीरा जी भी डर रही थी। कॉल कट करने के बाद मीरा जी ने सोच लिया था कि वह युग को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मन्नत मुंबई से कितनी दूर गई है। अगर कुछ होता है तो उन्हें भी टेंशन आ रहा था। ट्रेस्ट क्लब बार मुंबई। निया रेहान को इस क्लब में आज इनवाइट की थी ताकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जाने पहचान बढ़े, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को समझे। नारायण जी ने भी रेहान को बहुत फोर्स किया कि वह जाए इस पार्टी में। निया अपने खास दोस्तों को भी इस पार्टी में इनवाइट की थी। उसके बहुत सारे दोस्त इस पार्टी में आए हुए थे। वहीं रेहान अपने बेस्ट फ्रेंड अभय को अपने साथ लेकर गया था। वे दोनों क्लब के बाहर पहुंचे ही थे कि रेहान अभय के तरफ देख कहा, मुझे तो यह लड़की कुछ समझ में नहीं आ रही, इतनी रात को पार्टी मनाएगी। आजकल की लड़कियां तो जरा भी डर नहीं है। अभय नाराज होते हुए कहा, यार तू ना बहुत ही ओल्ड टाइप का है, तेरी बातें सुन मुझे लगता है कि मैं 18वीं सदी में चला गया हूँ। अभय इतना बोल क्लब के अंदर चलने लगा। वहीं पीछे से रेहान गुस्से में बोला, तुझे क्या लगता है मैं पुराने ख्यालात का हूँ? हाँ हूँ मैं ओल्ड टाइप का। मुझे नहीं पसंद वह लड़कियाँ जो मर्दों के बीच में नाचे। अभय उसके मुंह से यह अनाप शनाप बातें सुन पीछे मुड़कर रेहान का हाथ पकड़ अंदर ले जाने लगा और साथ में कहा, अब तू एक शब्द नहीं बोलेगा, चुपचाप चल अंदर। अभय रेहान को क्लब के अंदर लेकर चला गया। अंदर का माहौल बहुत ही गर्म था। लड़कियां बहुत ही हॉट लग रही थी। निया ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि उसने कितना ज़्यादा मेकअप की है। क्लब में बहुत शोर शराबा और डांस की ही आवाज़ें गूंज रहा था। वहीं रेहान निया को देख उसका माथा गर्म होने के कगार पर आ गया। रेहान अपने मन में सोचने लगा, क्या मैं ऐसी लड़की से शादी करूं जिसे कपड़े पहनने का जरा भी तमीज़ ना हो, और इतने लोगों के बीच में ये करने वाली क्या है। निया रेहान के पास आकर उसका हाथ पकड़ ड्रिंक काउंटर के पास लेकर गई और बहुत ही नशीली वॉइस में बोली, तुम कौन सा ड्रिंक लेना पसंद करोगे? रेहान मन में सोचने लगा, तुम्हारा खून पीने का मन कर रहा है, ड्रिंक तो दूर की बात है। रेहान को कुछ न बोलता देख निया आगे बोली, आज तुम मेरी पसंद का पियोगे, विस्की। रेहान का विस्की पीने का जरा भी मन नहीं था, फिर भी वह कुछ सोचकर निया के साथ विस्की पीने लगा। वह जानना चाहता था कि इस लड़की की और क्या क्या आदतें हैं। उसके बारे में सब अच्छे से जान लेने की बाद ही वह डिसीजन लेगा। इधर बजाज मेंशन में रात को युग आज घर लेट आया, सीधे अपने कमरे में गया। उसे लग रहा था कि मन्नत कमरे में होगी, पर कमरा उसका पूरा खाली और सन्नाटा ही था। युग वॉशरूम में गया। पहले तो उसने शावर लिया, उसके बाद वह नाइट कपड़े पहन बाहर आया। अपने हाथों में मोबाइल लेकर कमरे से बाहर निकला। चारों तरफ नज़र घुमाने लगा, पर उसे मन्नत कहीं दिखी नहीं। तो सीधे नीचे लिविंग एरिया में आया और चारों तरफ नज़र घुमाया, तो भी उसे मन्नत कहीं दिखाई नहीं दी। उतने में मीरा जी ने कहा, बेटा आ गए तुम, चलो तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। युग अपनी माँ के तरफ देख हाँ में गर्दन हिला दिया और डाइनिंग टेबल पर जाके बैठ गया। बाकी के सभी लोग ने पहले ही खाना खा लिया था।
क्योंकि युग ही लेट आया था घर। युग नहीं चाहता कि उसका खाने के लिए कोई इंतज़ार करे। अगर वह रोज़ लेट करेगा तो क्या सब लोग रोज़ भूखे रहेंगे। वह जब भी घर लेट आता है उसके बिना इंतज़ार किए घर के सभी सदस्य पहले ही खाना खा लेते हैं। युग की नज़रें बार बार इधर उधर देख रही थी पर उसे मन्नत कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। उसे इस तरह देखता देख मीरा जी बोली, बेटा तुम खाना खा लो। युग नज़रें झुकाए चुपचाप खाने लगा। उसकी माँ पास में बैठे बस उसे देख रही थी। वह इंतज़ार कर रही थी कि युग पहले खाना खा ले फिर उसे बताएंगी। अगर उन्होंने अभी बता दिया तो कहीं वह गुस्से से उठकर यहाँ से चला न जाए, इसलिए वह उसके खाने तक का इंतज़ार कर रही थी। कुछ टाइम के बाद जब युग का खाना खाना हो गया वह उठकर जाने ही वाला था कि मीरा जी बोली, बेटा मुझे तुमसे मन्नत के रिलेटेड कुछ बात करना है। एक ही कदम आगे की ओर जाने के लिए बढ़ाया होगा कि मन्नत का नाम सुन उसके कदम रुक गए और वह पीछे पलट के आईब्रो चढ़ाते हुए अपनी माँ को देखने लगा। युग पीछे पलटकर अपनी माँ के पास आया और कहा, क्या बात करना है आपको उसके बारे में। दोनों लोग सोफे पर बैठ गए। युग अपनी माँ को क्यूरियस होके देख रहा था, आखिर वह क्या बताने वाली हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मीरा जी युग के ऑफिस गई थी तो मन्नत के रिलेटेड बताने के लिए तब भी उनके टेंशन के भाव उनके फेस पर दिखाई दे रहा था। युग को आज फिर से वैसे ही फील होने लगा। युग कुछ कहता कि मीरा जी बोली, बेटा मन्नत को अर्जेंट दिल्ली जाना पड़ा। उसके नाना की तबीयत बहुत सीरियस है जिस वजह से मन्नत को आज ही जाना पड़ा। उसके नाना मन्नत को एक बार देखना चाहते हैं तो ऐसे में मैं उसे ना नहीं कह पाई। सिर्फ 2 दिन के लिए गई है। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा था उसे इतना दूर भेजने के लिए। उसके साथ जो अभी अभी हादसे हुए हैं उससे मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। वहीं युग अपनी माँ की मुंह से इतना बड़ा कथा सुन उसके माथे की नसें फूलने लगी। उसे देखकर ही लग रहा था कि उसका अंदर का ज्वालामुखी पिघलना चालू हो गया है। युग गुस्से में बोला, मॉम आपने उसे जाने क्यों दिया? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बेटा मैं कैसे मना कर सकती हूँ। कोई बुजुर्ग अगर किसी अपने को देखना चाहता है तो मैं कैसे उन्हें मना कर सकती हूँ कि तुम मत जाओ। मन्नत का भी मन दुखी हो जाता। होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका मन दुखे या ना दुखे। वह कितने बजे गई यहाँ से? करीब दोपहर को गई। कम ऑन मॉम, आप मुझे अब बता रही हैं? युग अपना मोबाइल ले सोफे से उठ गया और तेज रफ्तार से अपने कमरे में आया। मीरा जी सोफे पे बैठ युग को देख रही थी। उन्हें आभास हो गया कि युग गुस्से में गया है। युग कमरे में आया, अपना मोबाइल गुस्से से बेड पर फेंक दिया। सोफे पर आके बैठा, अपने दोनों हाथों से अपने सर के बाल को पीछे ढकेलते हुए लंबी सांस लेने लगा। सोफे से टेक लगा, अपनी आंखें बंद करके बड़बड़ाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरे परमिशन के इतना दूर जाने के लिए? तुम ऐसे नहीं सुधरोगी। तुम्हें ना अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। युग इतने में आंखें खोला और बेड से मोबाइल उठाकर मन्नत को कॉल लगाने लगा। इस वक्त कॉल नहीं लग रहा था। वह 2 बार कॉल ट्राई किया पर दोनों बार उसे कॉल नहीं लगा। अब उसका गुस्सा इतना बढ़ने लगा कि वह आपस में अपने दोनों दांत पीसने लगा। मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता पर तुम हो कि गुस्सा दिलाने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ती हो। युग एक लंबी सांस लिया और शेरा को कॉल लगाया और कहा, दिल्ली जाने के लिए जल्दी से फ़्लाइट बुक करो। इतना बोल युग कॉल कट करके मोबाइल हाथ में गोल गोल घुमाने लगा। वह इस वक्त डेविल लुक दे रहा था। युग टेढ़ा स्माइल करते हुए फिर से कहा, तुम्हें लगता है ना मैं तुम्हें पिंजरे में रखता हूँ, तो अब मैं वही करूँगा। तुम्हें पिंजरे में ही रखूँगा। तुम उसी लायक हो मिसिस बजाज। मिलते हैं कल सुबह। अब तुम्हारा कल का गुड मॉर्निंग मुझे देखकर
होगा। सुबह का समय, सुबह 4 बजे मन्नत दिल्ली जंक्शन पहुंच गई थी। उसके बाद वहां से उसने कैब बुक कर घर जाने के लिए रवाना हो गई। कुछ टाइम के बाद जब वह अपने नाना के घर पहुंची, मन्नत की नानी गेट पर खड़ी मन्नत के आने का इंतजार कर रही थी। मन्नत ने जैसे अपनी नानी को देखी, उनके पैर छुए और गले लगकर रोने लगी। दोनों एक दूसरे से गले लगकर रो रही थीं। मन्नत ने अपनी नानी के आंसू पोंछते बोली, नानी, नाना कहाँ हैं? क्या हुआ है उन्हें? नानी ने धीमी आवाज़ में बोली, अंदर कमरे में हैं, जहाँ पर उन्हें सलाइन ड्रिप लगाया हुआ था। डॉक्टर घर आकर उनका ट्रीटमेंट करके चले जाते थे। ज़्यादा उम्र होने के नाते अब उनका शरीर ज़्यादा काम नहीं कर सकता। इस बड़े से घर में वे 2 लोग ही रहते हैं, जिस वजह से उन लोगों को बुढ़ापे में ज़्यादा घर का काम का लोड हो जाता है। नानी मन्नत को लेकर उस रूम में गई जहाँ पर उसके नाना को सलाइन ड्रिप लगाया हुआ था। मन्नत अपने नाना को देख उनके पास जाके बेड के पास बैठी और उनके हाथों को पकड़ धीरे से सहलाने लगी। उतने में नाना जी ने आंखें खोल मन्नत की ओर देखा। मन्नत को देख उनका चेहरा चमकने लगा। आखिरकार उनकी इकलौती बेटी की बेटी है। उनकी बेटी के मर जाने के बाद उन्हें मन्नत में ही उनकी बेटी दिखाई देती है। नानी ने मन्नत के तरफ देख बोली, बेटी, तुम आने वाली हो इसलिए मैंने तुम्हारे पसंद का नाश्ता और चाय रेडी कर दी हूँ। ठंडी का मौसम होने के नाते मौसम बहुत ही सुनहरा और ठंड की ओसें गिर रही थी। दिल्ली का ठंडी तो सबको पता ही होगा, कितना कोहरा गिरता है कि पास से कोई गुजर जाए तो भी दिखाई नहीं देगा। मन्नत अपने कंधे पर शॉल लिए पहले तो बाहर बरामदे में खड़े होकर सारे ओर नज़र घुमाई। उसे काफ़ी सुकून मिल रहा था। चिड़ियों का चहचहाना और यहाँ ठंडी ठंडी ओसें जो गिर रही थी। नानी ने कहा, बेटी जल्दी से चलो, गर्मा गर्म पकौड़े और चाय पहले खा लो। तुम थकी हारी आई हो, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम बैठकर दिन भर बातें करेंगे। मन्नत ने कहा, हाँ नानी, मैं पहले फ्रेश हो जाती हूँ। मन्नत अपने बैग में से कपड़े निकाल वॉशरूम में चली गई। आज वह 5 मिनट में ही नहा ली, क्योंकि ठंड इतना है कि पानी में हाथ डालने का मन नहीं करता। मन्नत शॉल ओढ़े सोफे पर बैठी टीवी चालू कर हाथ में रिमोट लिए चाय और पकौड़े खा रही थी कि उतने में गेट पर 3 ब्लैक कलर की कार आकर रुकी। एक लंबोर्गिनी तो 2 जैगवार। गांव में इतना सन्नाटा रहता है कि चिड़ियों की आवाज़ लोगों के कानों तक जाता है। ये तो गाड़ी की आवाज़ थी। गाड़ी की आवाज़ सुन नानी तुरंत बाहर गई। वहीं मन्नत बड़े मज़े से पकौड़े और चाय खा रही थी। बूढ़ी नानी को देखकर युग समझ गया कि मन्नत की नानी है। युग झुककर उनके पैर छुए। नानी ने कहा, कौन हो बेटा? नानी के इस तरह सवाल पूछने से युग हल्का स्माइल किया और कहा, आपकी पोती का पति हूँ। नानी ने अपने दोनों हाथों से युग को आशीर्वाद दिए, क्योंकि जब युग और मन्नत की शादी हुआ था, जिस हालत में शादी हुआ था, पीहू ने सब नानी को बता दी। क्योंकि नाना मन्नत और युवराज की एंगेजमेंट में नहीं आने वाले थे। नाना का इसी तरह तबीयत खराब रहता है, वह लोग डायरेक्ट शादी में ही आने वाले थे। पर जब नानी ने पीहू को कॉल करके पूछी तो पीहू ने नानी को सब सच सच बता दी थी। नानी ने युग को कहा, बेटा अंदर चलो। युग के बॉडीगार्ड को देखकर नानी को लगा कि युग के साथ इसके और भी मेहमान आए हुए हैं। नानी बॉडीगार्ड के तरफ देख युग से कही, बेटा तुम्हारे साथ जो आए हैं उन्हें सबको साथ में अंदर लेकर चलो। युग ने नानी से कहा, नहीं नानी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये यहीं ठीक है। नानी ने आगे कहा, सभी चलो अंदर, ठंड लग जाएगा, देख रहे हो ना कितनी ठंड है। नानी का इतना सबके लिए केयर करता देख युग शेरा की ओर इशारा किया। शेरा और शेरा के साथ और भी जो बॉडीगार्ड थे वे सब अंदर चले गए।
नानी ने जैसे दरवाज़ा खोला, मन्नत उसी डायरेक्शन में देखी। मन्नत के मुंह में पकौड़े चबा रही थी और साथ में चाय पी रही थी। जैसे उसने युग को देखी कि पकौड़े उसके गले में ही अटक गए, वह इतनी ज़ोर से खांसने लग गई। मन्नत को खांसते देख नानी उसके पीठ सहलाने लगी और बोली, क्या हुआ, तुमने क्या गर्म खा लिया क्या? मन्नत को अब न नेवाला निगला जा रहा था और न मुंह से निकाला जा रहा था। वहीं युग अपने दोनों हाथ जेब में डाले बस मन्नत को ही देख रहा था और मन्नत अब खांसना बंद कर बस भूत बने युग को ही देख रही थी। नानी ने कहा, बेटा बैठो, यहाँ खड़े क्यों हो? मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लेकर आ रही हूँ। नानी इतना बोलकर किचन की ओर चली गई। वहीं युग मन्नत के पास आया और खड़ा हुआ। मन्नत ने नोटिस किया कि युग के साथ उसके बॉडीगार्ड भी आए हुए हैं। मन्नत खुद को ज़्यादा अपने नाना नानी का टेंशन आने लगा। कहीं युग मन्नत से बदला लेने के लिए नाना नानी को तकलीफ़ ना दे। मन्नत को लग रहा था कि युग का यहाँ आना मतलब खतरे से खाली नहीं है। वह ज़रूर मेरे नाना नानी को मार डालेगा। मन्नत के मुंह से खाने का नेवाला हाथ में निकाली और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, तुम यहाँ कैसे आए? युग इविल स्माइल करते हुए कहा, अपने पैरों से आया हूँ। मन्नत रोने जैसी शक्ल बनाकर युग के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। युग को कुछ समझा नहीं। अपनी आंखें छोटी करते हुए मन्नत को देखने लगा कि इतना दूर से आया हूँ, बैठने के बजाय बोल रही है चले जाओ। युग शांत आवाज़ में ही कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मन्नत तुरंत युग का हाथ पकड़ अपने कमरे में लेकर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दी। युग के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गई। प्लीज़, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आई हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। देखो, मेरे नाना नानी का कुछ भी इसमें गलती नहीं है। तुम उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं दोगे। वे दोनों बूढ़े हैं। नाना तो बेजान की तरह एक जगह पर पड़े हैं। प्लीज़ उन्हें कुछ मत करना। मन्नत को इस तरह बहकी बहकी बातें करता देख युग समझ गया कि मन्नत उसे क्या समझ रही है। युग मन्नत का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया। मन्नत की आंखों में देखते कहा, मुझे उनसे मतलब नहीं है, मुझे तो तुमसे मतलब है। मैं उन्हें क्यों तकलीफ़ दूँ? मैं तो तुम्हें तकलीफ़ दूँगा। वह क्या है ना, 3 दिन हो गए मैंने अपने खिलौने को नहीं देखा, तो मैं अपने खिलौने को बहुत मिस कर रहा था। मन्नत युग का हाथ झटकते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। इतने में नानी का आवाज़ आया, चलो सभी लोग नाश्ता कर लो। युग मन्नत का हाथ पकड़ कमरे से बाहर निकला। यहाँ पर डाइनिंग टेबल नहीं था। लकड़ी के चेयर सोफे टाइप की बनी हुई थी और बीच में टेबल रखा हुआ था। सभी लोग चाय और नाश्ते करने के लिए बैठ गए। मन्नत को तो युग के इतने सारे बॉडीगार्ड को देखकर ही गुस्सा आ रहा था कि खुद आया, साथ में अपने चेले चपाटे भी लेकर आया। नाश्ता करने के बाद नानी नाना के कमरे में चली गई उन्हें देखने के लिए। मन्नत को अब मौका मिला युग को सुनाने के लिए। मन्नत ने कहा, तुम खुद यहाँ पर रहोगे तो क्या इन्हें भी यहाँ पर रखोगे? मुझे तुम्हारे यह चेले चपाटे को देखकर ज़रा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखो, ये तुम्हारा घर नहीं है, समझे तुम? युग ने कहा, वह यहाँ नहीं रुकेंगे, वे सारे होटल चले जाएंगे। और तुम? मन्नत ये बातें बहुत ही स्लो युग से बोली थी। युग ने शेरा को इशारा किया। शेरा इशारा समझकर बाकी के बॉडीगार्ड को लेकर होटल के लिए निकल गया। युग खुद उन्हें यहाँ नहीं रोकता, अगर मन्नत कहे या ना कहे। सभी बॉडीगार्ड्स के जाने के बाद नानी थोड़ी देर के बाद वापस अंदर आई और युग मन्नत को देखकर बोली, बेटा तुम दोनों आराम कर लो, बाद में मैं तुम दोनों को आस पास के इलाके घुमा दूंगी। युग खड़ा हुआ और कहा, नानी मैं नाना जी को एक बार देखना चाहता हूँ। युग के मुंह से इतना रिस्पेक्टफुली वाइज सुन मन्नत उसे घूरकर देखने लगी। क्या ये यही है? नानी हाँ में गर्दन हिलाकर युग को अपने साथ नाना जी के कमरे में लेकर चली गई। युग उनका पैर छुआ और नानी ने उनके हेल्थ कंडीशन के बारे में सब बताई।
युग टेबल पर रखा हुआ पेपर ध्यान से देखने लगा कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है। वहीं मन्नत दोनों हाथ फोल्ड करके दरवाजे पर टेक लगाकर खड़ी थी। मन्नत मन में सोचने लगी, तुम दिखाते हो ऐसे हो या एक्चुअली तुम हो ही ऐसे, या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसे करते हो। मन्नत को अब युग को थोड़ा परेशान करने के लिए उसका दिमाग में ख्याल आने लगा। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। तुम्हारे बजाज का बाजा नहीं बजाई तो मेरा भी नाम मन्नत अग्रवाल नहीं। तुम भी क्या याद रखोगे। इतना सोच मन ही मन हंसने लगी। इधर मुंबई मेहता इंटरप्राइजेस रेहान का असिस्टेंट अमन नैना के बारे में सारे डिटेल्स निकाला और एक फाइल में सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके रेहान को कॉल लगाया। रेहान इस वक्त अपने दोस्त अभय के साथ उसके घर पर था। अमन ने रेहान को कॉल पर बताया कि सर आपने जिस लड़की के बारे में कहा था डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए उसकी सारी डिटेल्स आ गया है। रेहान गुस्से से कहा, रख दो वहाँ टेबल पर, जब मुझे टाइम रहेगा तो मैं देख लूँगा। इतना बोलकर कॉल कट कर दिया क्योंकि रेहान इस वक्त काफ़ी गुस्से में था। अभय रेहान के कंधे पर हाथ रख कहा, कूल डाउन ब्रो, तू बहुत ज़्यादा हाइपर होता है। छोटी सी बात को इतना बड़ा खींचता है कि बात का बतंगड़ बना देता है। रेहान अभय का हाथ कंधे पर से हटाते हुए कहा, तूने देखा ना पार्टी में कैसे वह लड़की सभी लड़कों के बीच में नाचने लगी, सबको हंस हंस के गले लगा रही थी। और तो और उसके कपड़े, ये लड़की मेरी तो ना समझ के बाहर है। अभय रेहान की बातों से इरिटेट होने लगा। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहा, तू ऐसा कर जाकर उसे सारी सच्चाई बता दे। तेरा क्या प्रॉब्लम है वह भी सारी उसके सामने बातें रख दे। फिर देख तुझे वह हाँ बोलेगी या ना बोलेगी। अगर हाँ बोली तो बहुत अच्छी बात, अगर ना बोली तो कोई सवाल नहीं उठता। पर हाँ, उसको तेरे बारे में जानकर बहुत हंसी आएगी। रेहान सोफे पर बैठे अपने दोनों हाथों को उंगलियों से सर को दबाने लगा क्योंकि उसकी प्रॉब्लम कोई नहीं समझ रहा। यहाँ तक कि उसका बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं समझ आ रहा। हर कोई उसे चेंज होने के लिए कहे जा रहा है जो कि रेहान के लिए इम्पॉसिबल है। अभय ने जब रेहान को उदास होते हुए देखा तो कहा, सुन ब्रो, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेते। थोड़ा इस रिश्ते को वक्त दे, शायद तेरे भरोसे पर वह खड़ी उतरे। अभय थोड़ा नरम होकर रेहान को समझाने की कोशिश किया। अब जाकर थोड़ा रेहान का दिमाग ठंडा हुआ और वह अभय की बातें हाँ में गर्दन हिला दिया। उधर दिल्ली में शाम का वक्त मन्नत ने नानी से कहा कि आज डिनर वह खुद बनाएगी। नानी मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। मन्नत ने ठान ली थी कि युग को परेशान करने में पीछे नहीं हटेगी। मन्नत आज खाने में मशरूम की सब्जी बनाने वाली थी। उसे ये बात तो पता चल गया था कि युग को मशरूम से एलर्जी है। युग की वीकनेस जानकर मन्नत उसका फ़ायदा आज उठाने वाली है। वह अंदर ही अंदर इतनी खुश थी क्योंकि वह आज देखना चाहती थी युग की हालत। मन्नत किचन में खाना बनाना स्टार्ट कर दी। मशरूम की सब्जी 2-3 टाइप की सब्जी बनाई, जैसे मशरूम ग्रेवी, मटर मशरूम, गार्लिक मशरूम। कई टाइप के मशरूम की सब्जियां मन्नत ने आज डिनर में बनाई। वह युग के लिए एक भी ऑप्शन नहीं रखना चाहती थी। वह देखना चाहती थी कि क्या युग खाना खाता है या नहीं, उसका आज रिएक्शन क्या होगा। मन्नत युग को भूखा रखने का पूरा प्रबंध कर ली। गांव में तो कोई होटल भी नहीं है, आखिर रात को क्या खाएगा। मन्नत यह सोच सोचकर मुस्कुराई जा रही थी। रात 8 बजे मन्नत डिनर रेडी कर दी। टेबल पर सभी के लिए खाना लगाने लगी। युग पहले तो शावर लेना चाह रहा था पर इस घर में तो शावर नहीं था। मन्नत युग की तरफ देखकर बोली, चलो खाना खा लो। युग स्लो वॉइस में कहा, मुझे पहले शावर लेना है। वॉशरूम कहाँ है? मन्नत आंखें फाड़कर युग को देखने लगी। क्या ये इंसान है या पत्थर जो इतनी रात को इसे ठंड नहीं लग रहा। गांव के लोगों ने 4-4 बिस्तर ओढ़ के सो गए होंगे और ये है जो इतनी रात को नहाने आया है।
मन्नत अपने मन में यही सोच रही थी। फिर उसके दिमाग में खुरापाती आइडिया आया, क्यों न इसे ठंडी का थोड़ा मज़ा चखाया जाए। ये भी क्या याद रखेगा गांव की ठंडी। मन्नत थोड़ा नाटक करते हुए बोली, वह क्या है ना, यहाँ पर गीज़र नहीं है। नानी तो 2 लोगों का पानी हीटर पर ही गर्म करती हैं और आज तो हीटर भी ख़राब हो गया है, तो तुम्हें ना ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा। मैं तो कहूँगी तुम मत ही नहाओ। एक दिन अगर नहीं नहाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा। युग ने सीरियस टोन में कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो वॉशरूम कहाँ है। मन्नत अपने दोनों हाथ फोल्ड करते बोली, तुम जाओ अपने कपड़े लेकर आओ, तब तक मैं नल चालू कर देती हूँ, बाल्टी भर जाएगा। युग फौरन अपनी गाड़ी के पास गया। डिग्गी में से एक छोटा सा सूटकेस था, उसमें से अपने कैजुअल कपड़े निकाले और घर के अंदर आया। इधर वॉशरूम में मन्नत ने 2 बाल्टी ठंडे पानी भरी और साथ में फ्रिज के बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े उन पानियों में मिक्स कर दी, ताकि युग आज सबक सीखे। उसकी जो अकड़ घमंड, वह सब आज पानी में जम जाए। युग अपना कपड़ा ले वॉशरूम में गया। तकरीबन 30 मिनट हो गया पर वह वॉशरूम से बाहर नहीं आया। वही मन्नत वॉशरूम के बाहर चक्कर लगाने लगी। खुद से कहने लगी, कहीं आदमी वॉशरूम में सचमुच जम तो नहीं गया। इतनी ठंड में इतना वक्त कैसे लगा सकता है। उसी वक्त वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो युग अपने बालों को झटकते बाहर निकला और जैसे अपने सामने मन्नत को देखा तो आईब्रो सिकुड़ाते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें भी नहाना था मेरे साथ? मन्नत अचानक से युग को देख हड़बड़ा सी गई और हकलाती हुई आवाज़ में बोली, तो तुमने नहा लिया? युग मन्नत को इग्नोर कर आगे जाने लगा। चलते चलते बिना पीछे मुड़े ही कहा, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी पचकानी हरकत करने से मैं नहीं नहाऊंगा? मन्नत अपने गले में आ रहे सलाइवा घटकते बोली, क्या मतलब? युग सोफे पे आके बैठा। पास में नानी भी बैठी थी। मन्नत अपनी नज़रें चुराते हुए युग के पास बैठ गई। अब मन्नत का सेकंड स्टेप खाना था। खाना प्लेट में सर्व करते वक्त मन्नत के फेस पर खतरनाक मुस्कान थी। मन्नत जानबूझकर नानी के तरफ देख के बोली, नानी मैंने बड़े प्यार से आज खाना बनाई हूँ, मैं चाहती हूँ सब पेट भरकर खाए। मन्नत ने जैसे युग के प्लेट में खाना सर्व की, युग खुद के प्लेट में जब देखा मशरूम की सब्जी तो उसका भूख ही चला गया। युग को लगा शायद मन्नत को पता नहीं होगा कि मुझे मशरूम पसंद नहीं है। युग सोच ही रहा था कि वहीं पास में बैठी मन्नत युग के फेस का भाव नोटिस किए जा रही। युग खाना खाने से मना करने ही वाला था कि मन्नत जोर से बोल पड़ी, क्या हुआ? क्या तुम्हें खाना देख के पसंद नहीं आया? मन्नत के फेस पर इस वक्त जंग जीतने वाला मुस्कुराहट था। मन्नत युग के प्लेट में और सब्जी रखते नाटक करते आगे बोली, प्लीज़ बड़े मेहनत से बनाई हूँ ना मत कहना, खास करके तुम्हारे लिए। मन्नत का इतना कहना कि युग को समझने में जरा भी देरी नहीं लगा। वह समझ गया कि मन्नत उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रही है। मन्नत ने आगे कही, मुझे पता है तुम्हें आज मेरे हाथों का सब्जी खा के मेरी तारीफ करने से पीछे नहीं हटोगे। यहाँ तक कि मुंबई जाने के बाद रोज़ रोज़ मशरूम की सब्जी बनाने को ही कहोगे। मन्नत इतना बोलकर मुस्कुराने लगी। उसे इस तरह मुस्कुराता देख युग अपने चीन पर हाथ फेरने लगा। इतने में नानी ने उन दोनों को देखकर बोली, तुम दोनों को इस तरह देख मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसी ही ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखना बच्चे। युग नानी की तरफ देखने लगा। उनकी बातों का अच्छे से मतलब वह समझ रहा था। उतने में नानी ने वापस कहा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं आया क्या? मैं समझ सकती हूँ बेटा, कहाँ शहर कहाँ गांव, फ़र्क तो पड़ेगा। इतने में युग शांत आवाज़ में कहा, नहीं नानी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो। युग बोल ही रहा था कि मन्नत रोटी की एक बाइट तोड़ युग के मुंह के सामने की और बड़े प्यार से बोली,
प्लीज़ जल्दी से खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। मुझे पता है तुम्हें भूख लगा है। प्लीज़ प्लीज़। युग मन्नत को घूरकर देखने लगा। मन्नत ने वापस कहा, अगर तुम नहीं खाओगे ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। देखो इतने प्यार से मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाई, चलो अब जल्दी से खा लो। युग मन्नत की चाल अच्छे से समझ रहा था और बिना कुछ रिएक्ट किए चुपचाप खाने लगा। युग का यूं ही चुपचाप खाता देख मन्नत मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी। अब आया ऊँट रेगिस्तान से दिल्ली। लगभग आधे घंटे में सबने खाना खा लिया। नानी ने कहा, अब तुम दोनों आराम करो, मैं तुम्हारे नाना जी के पास जा रही हूँ। नानी इतना बोलकर वहाँ से चली गई। नानी के जाने के बाद मन्नत खुद की जान बचा के कमरे में भाग गई। उसके पीछे पीछे युग भी आया। यह कमरा दिखने में बहुत ही छोटा था। जितना छोटा था उतना ही सुंदर भी है, पर कमरे में जो बेड था वह सिंगल था। अब जो प्रॉब्लम था वह यह था कि इस पर सोएगा कौन। मन्नत ने गरम गादी के बिस्तर नीचे ज़मीन पर लगाने लगी। जब युग ने देखा मन्नत बिस्तर नीचे लगा रही है तो वह तुरंत बोला, ये तुम बिस्तर नीचे क्यों लगा रही हो? मैं नीचे नहीं सोने वाला। पता है तुम नीचे नहीं सोने वाले, इसलिए बिस्तर मैं अपने लिए लगा रही हूँ। क्या तुम नीचे सोने वाली हो? मन्नत ने बिना देखे ही हाँ कह दी। युग डोर बंद करते हुए कहा, नहीं, तुम नीचे नहीं सो सकती, ठंड बहुत है। मन्नत ने बिस्तर लगाने के बाद बेड से पिल्लो उठा के नीचे रखते बोली, मुझे आदत है नीचे सोने की। युग अपना मोबाइल वॉश टेबल पर रखते कहा, अगर कोई नीचे सोएगा तो वह मैं, तुम बेड पर सो जाओ। मन्नत को यकीन नहीं हो रहा, क्या ये वही आदमी है जिसे मैंने अभी अभी परेशान की, फिर भी कुछ कह नहीं रहा। युग का इतना कहना मन्नत बेड पे जाके बैठ गई। वहीं युग नीचे लगा हुआ बिस्तर देख रहा था। आज पहली बार था कि बिजनेस टाइकून युग बजाज नीचे ज़मीन पर सोने जा रहा। युग पहले बिस्तर पर बैठा, फिर धीरे से पैर फैला के सोने की कोशिश कर रहा। ये बिस्तर छोटा होने की वजह से युग का पैर बिस्तर से बाहर जा रहा था। बेड पर मन्नत भी लेट गई। आज कमरे का लाइट ऑन ही था। मन्नत देख सकती थी कि युग अनकंफर्टेबल हो रहा है सोने में। युग लगातार 15 मिनट बिस्तर पर कभी इधर तो कभी उधर कंटिन्यू कर रहा था। मन्नत को अब देखा नहीं जा रहा। वह उठ के बैठ गई और युग से बोली, उठो तुम बिस्तर पर सो जाओ। युग उठ के बैठ गया और मन्नत की ओर देख कहा, ठीक है, पर तुम भी बेड पर सोओगी? बिल्कुल भी नहीं, मन्नत सपाट लहजे में बोल दी। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, तुम बेड पर मेरे साथ सो सकती हो। खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मत दो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी तुम? आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।